डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे राज्यसभा, और उसमें हमने राज्यसभा के जो है फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा की थी। हमने नंबर्स पढ़े थे राज्यपाल के जो है राज्यसभा की जो है नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं और इलेक्शन किस प्रोसेस से होता है। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन पढ़ी थी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, चारों क्वालिफिकेशन वो की वो होती है। केवल एक डिफरेंस होता है कि लोकसभा के जो सदस्य, लोकसभा के जो मेंबर हैं उनकी जो मिनिमम एज जो होती है इलेक्शन फाइट करने की, इलेक्शन लड़ने की, वो होती है 25 ईयर्स, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य की जो है मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। ये अंतर होता है। बाकी वो की वो 3 योग्यताएं होनी चाहिए कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और ही शुड नॉट बी डिक्लेयर एज मेंटली डिसेबल्ड और बैंकक्रप्ट। ये सारी योग्यताएं वो की वो होती है। फिर टेन्योर पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता है, ठीक है, विच इज नेवर सस्पेंडेड, और द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर। इसके मेंबर्स के जो टेन्योर होता है, उस राज्यसभा का में टेन्योर नहीं होता है, टेन्योर किसका होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है। यानी एक मेंबर्स कितने समय तक अपने पद पे रहता है, 6 ईयर्स, ठीक है। 6 ईयर के बाद यानी, और हर 2 वर्ष बाद जो होते हैं वो 1/3 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं और नए 1/3 आते रहते हैं, ठीक है। तो हर 2 ईयर्स बाद जो है 1/3 मेंबर जो होते हैं रिटायर होते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। तो इस प्रकार ये सदन कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, कभी भी भंग नहीं होता, ठीक है। आज हम जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे वो है ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, जिस तरह हमने बात की थी कि लोकसभा में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, लोकसभा में हमने पढ़ा था कि 2 ऑफिसर्स होते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। उसी तरह राज्यसभा में जो दो ऑफिसर्स होते हैं उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये 2 ऑफिसर्स कौन से होते हैं, एक कहलाता है चेयरमैन और एक को दूसरा कहलाता है डिप्यूटी चेयरमैन। यानी सभापति, हिंदी में बोलते हैं सभापति और उपसभापति, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, लोकसभा के ऑफिसर जो है उसको स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर बोलते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनको अलग नाम से जानते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको चेयरमैन कहते हैं, हिंदी में सभापति, और इनको कहते हैं उपसभापति या डेप्यूटी चेयरमैन। तो देयर आर 2 ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, विच चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर द 2 ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा। एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे लोकसभा में तो हमने पढ़ा था कि जो स्पीकर होता है और डिप्यूटी स्पीकर जो होता है उन दोनों को इलेक्ट कौन करते हैं, इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स। लोकसभा के द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड देयर स्पीकर्स एंड डिप्यूटी स्पीकर, यानी दोनों को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लेकिन यहां पर राज्यसभा के जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो उसको चुनते नहीं है, क्योंकि जो देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसका मतलब देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा कभी भी अपने चेयरमैन को नहीं चुनती है, राज्यसभा के मेंबर कभी भी अपने चेयरमैन को नहीं चुनते हैं, बल्कि किसको चुनते हैं, सारे मेंबर्स अपने डेप्यूटी चेयरमैन को चुनते हैं। याद रखना कि जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है, वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, वही राज्यसभा का सभापति होता है। बात समझ में आ गई।
ये राज्यसभा कभी भी अपने चेयरमैन को, अपने अध्यक्ष को कभी नहीं चुनती है। क्यों नहीं चुनती? क्योंकि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हाँ, राज्यसभा के मेंबर अपने डेप्यूटी चेयरमैन को जरूर चुनते हैं, अपने मेजोरिटी से, अपने बहुमत से किसको चुनते हैं? डेप्यूटी चेयरमैन को। बात समझ में आ गई? हाउ मेनी ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा? देयर आर 2 ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा, फर्स्ट चेयरमैन और सेकंड डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरमैन, हु वाज द चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यानी राज्यसभा, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है, वो पद से ही, पदेन ही सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। ठीक है, बट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड देयर डेप्यूटी चेयरमैन विथ मेजोरिटी। अपने बहुमत के साथ वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन को जरूर चुनती है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया, नाम का अंतर। उनके लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चेयरमैन, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कहते हैं, जबकि राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन कहते हैं। ये अंतर है। लोकसभा के सदस्य अपने स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों को चुनती है, इलेक्ट करती है अपनी बहुमत से, लेकिन राज्यसभा अपने चेयरमैन को कभी नहीं चुनती है, क्योंकि वो देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। जैसे एट प्रेजेंट टाइम कौन है देश के उपराष्ट्रपति? कौन है? हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेंकैया नायडू है ना, वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होता है। क्लियर है भाई बात? तो हाउ मेनी ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा? तो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन आर 2 ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इंपॉर्टेंट है ये ज्यादातर पूछा जाता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जो इस पद पे होगा, पदेन अध्यक्ष होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब जो इस पद पे होगा। राज्यसभा कभी अपने अध्यक्ष को नहीं चुनती। ठीक है, तो हम ये एक लाइन याद रखना है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और इसका टेन्योर कितना होगा? इसका टेन्योर 5 ईयर्स होगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 साल होता है। ठीक है, तो इसका टेन्योर कितना होगा? 5 ईयर्स होगा। ठीक है, द राज्यसभा किसका टेन्योर? चेयरमैन का, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन होगा, तो उसका जो कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। ठीक है, द राज्यसभा अपॉइंट 1 मेंबर्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स टू डेप्यूटी चेयरमैन। राज्यसभा के जो मेंबर है किसको चुनते हैं? अपने डेप्यूटी चेयरमैन को जरूर चुनते हैं, चेयरमैन को कभी नहीं चुनते। ठीक है, तो 1 मेंबर्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स एट द डेप्यूटी चेयरमैन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर। इसका कार्यकाल कितना होगा? 6 साल। डेप्यूटी चेयरमैन का कार्यकाल 6 साल होगा, ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी 5 साल होगा। तो चेयरमैन का तो टेन्योर कितना होगा? 5 ईयर्स, लेकिन वाइस चेयरमैन का टेन्योर कितना होगा? 6 ईयर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का एक सदस्य कितने समय तक पद पर रहता है? 6 साल तक रहता है। तो स्वाभाविक है कि जो वाइस चेयरमैन होगा वो 6 साल तक रहेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट, या हम कैसे, सॉरी, द डेप्यूटी चेयरमैन्स टेन्योर इज 6 ईयर्स बिकॉज द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा टेन्योर इज 6 ईयर्स। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, इसलिए उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी चेयरमैन का कार्यकाल भी 6 होगा। तो पूछा जाए 1 नंबर का प्रश्न कि हाउ मनी टेन्योर, हाउ इज हाउ टाइम्स द चेयरमैन इज प्रेजेंट इन देयर ऑफिस, यानी अपने काम पर कितने साल तक वो रह सकता है, अपने पद पे कितने साल तक रह सकता है? 5 साल तक। और ये कितने रहेगा डेप्यूटी चेयरमैन? 6 साल तक। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेन्योर। तो हमने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि दोनों के पद के जो है कार्यकाल कितना होता है, दोनों के सब जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी।
अब हम दोनों को सामूहिक रूप से उनकी पावर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो नया हेडिंग है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कह दिया, इसका मतलब क्या है भाई? केवल लोकसभा आएगा या राज्यसभा आएगा या दोनों ही आएंगे? दोनों ही आएंगे। यहाँ केवल लोकसभा की या केवल राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सामूहिक रूप से पार्लियामेंट कहलाती है। ठीक है, तो हम संसद की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि संसद की शक्तियां क्या है। ठीक है भाई, तो आपको याद करना है कि भाई संसद की शक्तियां क्या है और इसको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से लगाना है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां और संसद की शक्तियां, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट तरीके से आप याद रखना है कि संसद की शक्तियां क्या है। तो पार्लियामेंट, जैसे कि हमने पढ़ा था, पार्लियामेंट क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सामूहिक रूप से जो है पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब पार्लियामेंट की शक्तियां क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड एम्पल पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेजर पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी लिस्टेड। तो कौन कौन सी मेजर पावर्स है? नंबर फर्स्ट, जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल का मतलब होता है कानून, कानून बनाने का जो मुख्य पावर जो है, या हम कह सकते हैं इसको लेजिस्लेटिव पावर है ये। तो मुख्य काम क्या है संसद का? ये सबसे महत्वपूर्ण काम पहले नंबर पे आएगा कि मेकिंग लॉ, देश के लिए कानून बनाना। देश के लिए कानून बनाने का काम कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। ठीक है, तो देश के लिए लोग कानून बनाने का काम कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी लॉ बनने से पहले वो क्या कहलाएगा? कानून बनने से पहले की प्रक्रिया क्या है? बिल। बिल दो प्रकार के होंगे, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो बिल, जब कोई भी बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद वो बिल कहां जाएगा? वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए। और जब लोकसभा प्लस राज्यसभा उसको पारित कर दे, उसको पास कर दे, तो वो प्रेसिडेंट के लिए जाएगा और प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन कर दे, सिग्नेचर कर दे, तो वो बिल क्या बन जाएगा? वो बिल बन जाएगा लॉ। इसका मतलब देश में कोई भी कानून बनाना संसद का मुख्य कार्य है। और कानून कब बनेगा? जब उसको दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा पास कर दे, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे, तो वो बिल क्या बन जाएगा? लॉ। वो बिल कानून बन जाएगा। इसका मतलब विधेयक, हिंदी में बोलते हैं बिल को विधेयक। तो कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा? जब उसको दोनों सदन पास कर दे। तो सो इट इज अ मेजर पावर्स, मेजर फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ये संसद का मुख्य कार्य है, मुख्य शक्ति है। क्या? मेकिंग लॉ, देश के लिए कानून बनाना। और देश के लिए कानून कौन कब बनाए? कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्मेशन ऑफ लॉ। फॉर्मेशन ऑफ लॉ कह दो या मेकिंग लॉ कह दो, फॉर्मेशन ऑफ लॉ ये मुख्य पावर है। आपसे कोई एक लाइन में पूछ लिया जाए कि विच इज द मोस्ट पावर ऑफ द पार्लियामेंट या विच इज द मेजर पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, तो राज्य संसद का मुख्य कार्य क्या है? बाकी काम तो साइड में है, बाकी काम तो इससे कम इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए संसद बनी है उसका मुख्य काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लॉ, देश के लिए कानून बनाना। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज द पावर ऑफ फॉर्म लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखिए, संविधान के द्वारा क्या किया जाता है कि 3 लिस्ट बना दी गई है। कितनी लिस्ट बनाई गई है? हमने पढ़ा है कि 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, ड्यूल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कह दो, और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे क्या किया जाता है कि संविधान के द्वारा 3 लिस्ट बना करके शक्तियां बांट दी गई है, पावर्स को बांट दिया गया है कि ठीक है,
तो ये पावर्स के भी ये लिस्ट कौन कौन सी है, 3 लिस्ट कौन कौन सी है, तो 3 लिस्ट जो है वो एक कहलाएगी यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरी लिस्ट कौन सी लिस्ट है, जिसको हम कह सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब शक्तियां बांट दी गई है कि भाई केंद्र और राज्य, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में लड़े नहीं कि भाई ये पावर मेरी है, ये पावर मेरी है। इसलिए क्या कर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 3 लिस्ट बना दी गई है, और उस लिस्ट में ये कहा गया है कि ये पावर, इसके लिए कानून बनाएगी संसद। यूनियन लिस्ट पर जो पावर्स बनाने का, यूनियन लिस्ट पर जो लॉ बनाने का काम किसको सौंपा गया है, वो सौंपा गया पार्लियामेंट को, कि ये काम केवल पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट पर जो है लॉ बनाने का काम किसको सौंपा गया है, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सौंपा गया है। स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है यानी विधानसभाएं जो है वो स्टेट के लिए कानून बनाती है। और एक लिस्ट और बनाई गई है जो कॉन्क्रीट लिस्ट है, जिसको कहते हैं समवर्ती सूची। उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही बना सकती है कानून, लेकिन अगर दोनों में कोई तरह का डिस्प्यूट है तो पार्लियामेंट का कानून लागू होगा। बात समझ में आई मेरे? तो संसद को कौन कौन से विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? विच सब्जेक्ट लॉ पावर्स ऑफ द लॉ बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को जो है कानून बनाने का अधिकार कौन कौन से विषयों पर है? एक तो यूनियन लिस्ट पे जो विषय हैं, संघ सूची जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार यानी समवर्ती सूची, क्योंकि इस पर दोनों ही बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट पर बनाने का पावर नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी मिल जाता है पार्लियामेंट को। ठीक है, तो विच लिस्ट मेकिंग लॉ बाय द पार्लियामेंट। तो कौन सी लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है? तो मुख्य रूप से यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द पार्लियामेंट ऑफ पावर टू फॉर्म लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट संघ सूची एंड कॉन्करेंट लिस्ट और समवर्ती सूची, इन दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को प्राप्त है। Although both of the parliament and the state legislature can make law on the subject mentioned in concurrent list, क्योंकि concurrent list पर पावर लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी है। ठीक है, इसलिए concurrent लिस्ट पर दोनों पावर बना सकते हैं। बट इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर दोनों में किसी तरह का विवाद है, किस बात को लेके? concurrent लिस्ट को लेकर के। ठीक है, बट इन द केस ऑफ डिस्प्यूट द लॉ फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल। लेकिन जो अगर दोनों में विवाद है किसी बात को लेकर के, किसी कि भाई ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उस पर कानून किसका लागू होगा? पार्लियामेंट का लागू होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, और द पार्लियामेंट कैन आल्सो फ्रॉम लॉ ऑन रेजिडुअल सब्जेक्ट। इन तीनों के अलावा अगर कोई बच जाए, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे कि 97 सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में, 66 सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट में थे, और 47 जो सब्जेक्ट थे यानी जो मुख्य काम है, जैसे देश में नोट छापना, ये यूनियन लिस्ट का काम है। देश की सुरक्षा करना, हथियार रखना, सेना, नागरिक उड्डयन, ये सब यूनियन लिस्ट के काम है। ठीक है, स्टेट लिस्ट के तो बहुत कम, पुलिस का है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, ये काम स्टेट लिस्ट को सौंपा गया। और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह है तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जैसे फॉरेस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का है। ठीक है, तो ऐसे कार्यों के ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट पर अगर संबंध विवाद है तो पार्लियामेंट का जो लॉ है वही मान्य होगा। तो हम कह सकते हैं इन तीनों लिस्टों के अलावा अगर कोई लिस्ट बच जाए तो उस लिस्ट को कहते हैं रेजिडुअल लिस्ट। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं रेजिडुअल लिस्ट। रेजिडुअल सब्जेक्ट कह दो,
या रेजिडुअल लिस्ट कह दो, यानी अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट मतलब जो बच गए, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको है? संसद को है। तो संसद कितने विषयों पर कानून बना सकती है? यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बना सकती है, और रेजिडुअल लिस्ट या रेजिडुअल सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार भी पार्लियामेंट को है। ठीक है, तो संसद पहला पावर क्या है? जुडिशियल पावर, यानी देश के लिए कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को प्राप्त है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पावर, बाकी पावर्स की बजाय सबसे इंपॉर्टेंट पावर होता है। ठीक है, द पावर पार्लियामेंट हैज टू पावर टू फॉर्म लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। राज्य संघ सूची या और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को प्राप्त है। तो ये दूसरी पावर्स आ गई आपके, पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट। मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा की दूसरी जो संसद की जो दूसरी पावर्स है वो है मेकिंग अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब हो गया कि संविधान किसने बनाया? संविधान निर्माताओं ने बनाया। ठीक है, और अगर संविधान में किसी तरह का चेंजिंग करना है, ठीक है, अगर संविधान की किसी धारा में, क्योंकि संविधान तो आज से 70 साल पहले बन गया, तैयार हुआ था 1950 में, अब जरूरत के हिसाब से संविधान में चेंज करना भी जरूरी है, कमिटमेंट भी करना भी जरूरी है। तो अगर संसद को जो है या पार्लियामेंट को है वो अमेंडमेंट करने का अधिकार है, अर्थात वो संविधान के किसी आर्टिकल में या संविधान के किसी भाग में चेंजिंग कर सकती है, बदलाव कर सकती है, पुराने लॉ को हटा के नया लॉ कर ला सकती है, या पुराने जो है आर्टिकल्स को हटा के नया आर्टिकल्स डाल सकती है। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 15 स्टेट थे, अभी 28 स्टेट हो गए। ठीक है, तो अब अगर स्टेट रहते तो चेंज होता है तो 15 स्टेट रहते ना, 28 कैसे बन जाते? तो कहने का मतलब है कि संविधान में संशोधन करने का या संविधान में बदलाव करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को है। ठीक है, तो पार्लियामेंट चेंज द मेकिंग लॉ एंड आल्सो मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान कानून बना भी सकती है संसद, और संविधान में संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज इंपॉर्टेंट पावर रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एनी रेजोल्यूशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। संविधान में संशोधन करने की शक्ति सबसे जो है केवल संसद को है, न तो राष्ट्रपति को है न किसी और को है। संविधान में संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो ये पावर्स तो केवल किसको प्राप्त है? पार्लियामेंट को ही प्राप्त है। एंड नॉट इट एनी स्टेट लेजिस्लेचर। कोई राज्य सूची या राज्य सरकार चाह करके या राज्य स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान में संशोधन की शक्ति तो केवल संसद को ही प्राप्त है। बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट परफॉर्म। अब देखिए, इसमें कोई भी संविधान में अमेंडमेंट करना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई नया अमेंडमेंट करना है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को इक्वल पावर है। ठीक है, तो कोई भी बिल अगर अमेंडमेंट बिल है, यानी संविधान में संशोधन करने का विधेयक है, तो वो कोई भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो दोनों पारित करे उसे, ठीक है, दोनों उसे मेजॉरिटी से पारित करे, तो ही वो संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, संविधान में चेंजिंग हो सकता है, अन्यथा नहीं। लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने रोक दिया तो अमेंडमेंट नहीं होगा, या राज्यसभा ने कह दिया लेकिन लोकसभा ने मना कर दिया तो नहीं होगा। अमेंडमेंट तब हो सकता है, संविधान में चेंजिंग तब आ सकता है जब दोनों बोथ हाउसेज आर रेडी फॉर द अमेंडमेंट। दोनों सदन अगर तैयार हो संविधान में संशोधन के लिए,
दोनों मेजोरिटी से उसको पास करें तो ही संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द पार्लियामेंट, नॉट ओनली एनी स्टेट लेजिस्लेचर। बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों सदन में कोई भी सदन ये अमेंडमेंट ये आपके जो है बिल लेकर के आ सकता है। द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट आइदर थ्रू सिंपल मेजोरिटी और थ्रू रेस्पेक्टिव 2/3 में। अब देखिए, संविधान में संशोधन करना है तो सारे पूरे संविधान में संशोधन नहीं है, संविधान को 3 पार्ट में डिवाइड करके और अमेंडमेंट हो सकता है। कुछ अमेंडमेंट तो इस तरह आधार पे किया जा सकता है कि केवल मेजोरिटी ले लिया है, लोकसभा और राज्यसभा की मेजोरिटी जरूरत है, यानी 51%, आधे लोकसभा और आधे राज्यसभा के कह दे तो अमेंडमेंट हो सकता है। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, कुछ ऐसे अमेंडमेंट भी है जिसको अगर चेंज करना है तो 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, दोनों बोथ हाउस के, यानी लोकसभा 2/3 से कह दे और राज्यसभा भी 2/3 से कह दे, तब संविधान में संशोधन हो सकता है 2/3 मेजोरिटी से। और कुछ अमेंडमेंट इतने ज्यादा टाइट हैं, ठीक है, जिसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों के हाफ स्टेट जो होते हैं, यानी 14 स्टेट की जो है सहमति की भी आवश्यकता होती है। 2/3 तो लोकसभा राज्यसभा तो कह दे ही 2/3 बहुमत से, साथ में आधे राज्यों की अनुमति दे, परमिशन दे, तो संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन के कितने प्रकार हैं, कितने तरीके हैं? 3 तरीके से। एक तो जनरल मेजोरिटी से एक तरीका, कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जिनको केवल साधारण बहुमत से किया जा सकता है, कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनको 2/3 मेजोरिटी से किया जा सकता है, और कुछ अमेंडमेंट इतने कठोर टाइट हैं कि उनको दोनों बोथ हाउस के 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की परमिशन की भी आवश्यकता होती है, तब संविधान में संशोधन होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडमेंट आइदर थ्रू सिंपल मेजोरिटी, कुछ अमेंडमेंट तो ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, ठीक है, थ्रू रेस्पेक्टिव 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ ऑफ द हाउस, कुछ ऐसे हैं जिनको बोथ ऑफ हाउस के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, एंड ओनली सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सच, कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको बदलाव करना है, एंड विच अमेंडमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। 28 राज्य हैं तो आधे स्टेट के अगर परमिशन दे, 14 राज्य, ठीक है, तो ही संविधान में संशोधन हो सकता है। यानी लोकसभा राज्यसभा तो 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे, साथ में आधे स्टेट अगर कहें तो संविधान में संशोधन हो सकता है। इसका मतलब ओनली सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सच इज विच अमेंडमेंट कैन बी मेड ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर। संविधान संसद की तो 2/3 बहुमत से की तो परमिशन चाहिए ही, साथ में आधे राज्यों की परमिशन भी चाहिए, ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, यानी इसके अलावा 28 राज्यों में से 14 राज्य अगर परमिशन दे तो संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज मुख्य रूप से 2 पावर्स पढ़ी है, दोनों इंपॉर्टेंट पावर्स है, एक जुडिशियल पावर और दूसरा मेकिंग संविधान में संशोधन की शक्ति। ठीक है, और भी कई पावर हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।